हेलो बच्चों, आज बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन 2011 का है। पहला क्वेश्चन 2011 का है। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला है कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बढ़ते आवंद लंबाई का सही क्रम बताइए। बढ़ते आवंद लंबाई का सही क्रम मतलब आपसे यहां पूछा गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। क्या पूछा गया? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो हमें इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.10 एंगस्ट्रॉन। कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.43 एंगस्ट्रॉन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन। इसके अनुसार हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा नजर आ रही है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा नजर आ रही है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, फिर आ रही है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की, फिर आ रही है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की और फिर आ रही है कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की। मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिनोट कर रहा है? सबसे ज्यादा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे ज्यादा होगी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। मतलब इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए अणुओं में से कौन अध्रुवी प्रकृति का है? कौन अध्रुवी प्रकृति का मतलब कौन नॉन पोलर है? हमें यह देखना है कि कौन नॉन पोलर है। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो नॉन पोलर को चेक करने के लिए ट्रिक होती है। नॉन पोलर को चेक करने के लिए ट्रिक होती है कि त्रिकोणीय समतली रैखिक चतुष्फलकीय अष्टफलकीय वर्गाकार समतली बेंजीन नेपथलीन डाइफेनाइल या सिमेट्रिकल फॉर्म में जो भी कंपाउंड पाया जाता होगा वो अध्रुवी प्रकृति में होता। तो यहां पर ये चारों ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा NO2। NO2 की प्रकृति होती है ध्रुवी। NO2 की प्रकृति क्या होती है? ध्रुवी। CH2O लिखा है, इसकी भी प्रकृति क्या होती है? ध्रुवी। इसकी भी प्रकृति क्या होती है? ध्रुवी। ये लिखा POCl3, इसकी भी प्रकृति क्या होगी? ध्रुवी। इसकी भी प्रकृति क्या होगी? ध्रुवी। पर यहां पर लिखा है SbCl5। क्या लिखा है? SbCl5। अगर मैं इसका संकरण निकालूं तो ये जो एंटीमनी है ये नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक के पास 1 होता है तो 5 के पास कितने हो जाएंगे? 5। 5 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे? 10/2 करेंगे मतलब कितना आ जाएगा? 5। तो 5 कक्षक के अनुसार यहां पर संकरण आ जाएगा sp3d। क्या संकरण आ जाएगा? sp3d। और ये सिमेट्रिकल सममित अवस्था में पाया जाएगा। कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? सममित। इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा? SbCl5। क्या बन जाएगा? SbCl5। तो इसमें अध्रुवी प्रकृति का कौन है? तो ये SbCl5 होगा। की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अणुओं के समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण मतलब जिसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? शून्य। अभी डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट की बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है μ=0 और एक होता है μ≠0। जो μ=0 होता है इसे बोला जाता है अध्रुवी। क्या बोला जाता है? अध्रुवी। और जो μ≠0 होता है इसे बोला जाता है ध्रुवी। क्या बोला जाता है? ध्रुवी। तो μ=0 के लिए हम ट्रिक याद कर लेते हैं, उसके अनुसार हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। μ=0 के लिए ट्रिक होती है त्रिकोणीय समतली रैखिक चतुष्फलकीय अष्टफलकीय वर्गाकार समतली बेंजीन नेपथलीन या डाइफेनाइल या सिमेट्रिकल। ये सारे के सारे जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे। और अगर मान लो पोलर की बात करें तो इनको छोड़ देंगे तो बाकी क्या हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। तो हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन ऐसे दिए हैं। पहला ऑप्शन ने बोला है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मतलब ये लिखा है BF3। फिर लिखा है हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब ये लिखा है HF। फिर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यहां लिखा है CO2। और फिर लिखा है 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन मतलब ये हो जाएगा 1,2,3-1,3-डाइक्लोरोबेंजीन या इसको बोलेंगे हम मेटाबेंजीन। क्या बोलेंगे? मेटाबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें ये जो BF3 है, BF3 इसका हम हाइब्रिडाइजेशन, BF3 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये जो आ जाएगा यहां पर बोरॉन के पास कितने हैं? 3। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 3। 3 और 3 हो जाएगा 6/2 करेंगे 3। मतलब यहां sp2 आ रहा है और sp2 आ रहा है तो ये त्रिकोणीय समतली हो जाएगा। sp2 आने के कारण ये क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय समतली।
एच एफ में क्या हो जाएगा 7, एच एफ में क्या हो जाएगा 7 और 1 8, एच एफ में हो जाएगा 7 और 1 8, तो यहाँ हो जाएगा sp3, यहाँ क्या हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा चतुष्फलकी, ये क्या हो जाएगा चतुष्फलकी। पर यहाँ पर बॉन्ड एंगल आएगा 120, क्या आएगा 120 बॉन्ड एंगल आने के कारण क्या होता है, म्यू समानुपाती होता है विद्युत ऋणता पर व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉन्ड एंगल। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा म्यू क्या होगा उतना कम, पर बॉन्ड एंगल जितना कम होगा म्यू क्या होगा उतना ज्यादा। मतलब ये जो लिखा है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ना कि म्यू इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, गलत। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, यहां लिखा है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड मतलब NF3, और NF3 का बॉन्ड ऑर्डर होता है, NF3 का डाइपोल मोमेंट होता है 0.24 डिवाई, कितना होता है 0.24 डिवाई। और यहां लिखा बेरियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम BeF2, हाँ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0.13। यहां लिखा वाटर, वाटर का होता है 1.85 डिवाई, वाटर का कितना होता है 1.85 डिवाई, और यहां लिखा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब ये भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैसा है, गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, यहां लिखा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, मतलब यहां बात काय की कर रहा है BF3 की, काय की बात कर रहा है BF3 की। यहां पर लिखा बेरिलियम डाइफ्लोराइड, मतलब ये बात कर रहा है BeF2 की। यहां पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये बात कर रहा है CO2 की। और यहां लिखा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, यहां पर लग जाएगा क्लोरीन और यहां लग जाएगा क्लोरीन, पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा क्लोरीन। तो इसका जो बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री आता है, कितना आता है 180 डिग्री। तो ये जो 180 डिग्री आने के कारण इसका म्यू का मान कितना हो जाता है 0, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है 0। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, सही, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर हम ऑप्शन नंबर फोर्थ को देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है अमोनिया, यहाँ क्या लिखा है अमोनिया NH3, और अगर NH3 के डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.47 डिवाई, कितना होता है 1.47 डिवाई। इसके कारण ये डी ऑप्शन कैसा है, गलत। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु का सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 रैखिक अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि CO2 का अगर मैं संकरण निकालूंगा तो sp संकरण आएगा। sp संकरण आने के कारण इसकी आकृति कैसी हो जाती है, रैखिक, और रैखिक होने के कारण ये कैसा हो जाता है आध्रुवी, और आध्रुवी होने के कारण इसके म्यू का मान क्या हो जाता है 0। पर मैंने अगर बात किया CH4 की, तो CH4 में अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और sp3 संकरण के कारण इस ये कैसा हो जाएगा चतुष्फलकी, और चतुष्फलकी होने के कारण ये कैसा हो जाएगा आध्रुवी, और आध्रुवी होने के कारण इसके म्यू का मान भी क्या हो जाएगा 0, और इसके म्यू का मान भी क्या हो जाएगा 0। पर मैं NH3 की बात करूंगा तो NH3 में क्या, NH3 में जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.47 डिवाई, क्या होता है 1.47 डिवाई। पर अगर मैं NF3 की बात करूंगा तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 0.24 डिवाई, क्या होता है 0.24 डिवाई। तो आपके क्वेश्चन ने क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस अणु का सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मतलब किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या एकदम करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है, हमसे पूछा गया कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया तो सबसे पहला ऑप्शन दिया SF4। अगर SF4 की बात करेंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन 6,4,10/2 sp3d आएगा, क्या आएगा sp3d, और sp3d आने के कारण इसकी जो आकृति होगी वो अनियमित चतुष्फलकी हो जाएगी, अनियमित चतुष्फलकी, या ये हो जाएगा सीसा शेप, क्या हो जाएगा सीसा शेप। अगला ऑप्शन बोलते हैं, अगले ऑप्शन में दिया है, अगले ऑप्शन में सिलिकॉन कार्बन परिवार का मेंबर है, तो सिलिकॉन की बात करेंगे इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, और फ्लोरीन के पास भी कितने हैं 4, 4 हो जाएंगे 8/2 करेंगे 4, sp3 संकरण आएगा, यहाँ क्या आएगा sp3 संकरण। और यहाँ पर लॉन पेयर एब्सेंट है, सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर, इसके कारण इसकी जो आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी चतुष्फलकी, आकृति क्या हो जाएगी इसकी चतुष्फलकी, और चतुष्फलकी आकृति होने के कारण ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0, मतलब ये अध्रुवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अध्रुवी।
अगले ऑप्शन की बात करते हैं, ये लिखा है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पर जिनॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 8 और 4 के हो जाएंगे 12/2 क्या करेंगे 6। मतलब यहाँ पर संकरण आएगा sp3d2 संकरण, और इसकी आकृति हो जाएगी अष्टफल की। क्या आकृति हो जाएगी? अष्टफल की। और अष्टफल की आकृति के कारण इसके म्यू का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब ये भी कैसा हो जाएगा? अध्रुवीय। ये कैसा हो जाएगा? अध्रुवीय। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, लिखा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा 3 और 3 6/2 3 sp2 संकरण, और sp2 संकरण देखने के बाद पता चलेगा ये क्या है? त्रिकोणीय समतली। ये क्या बेटा? त्रिकोणीय समतली। और त्रिकोणीय समतली जैसे ही नजर आएगा तो इसके म्यू का मान क्या हो जाएगा 0। और म्यू का मान 0 होने के बाद ये पता चल जाएगा ये कैसा मॉलिक्यूल्स है? अध्रुवी। कैसा है ये? अध्रुवी। तो हमसे क्या पूछा गया था? ध्रुवीय अणु कौन सा है? हमसे क्या पूछा गया था? ध्रुवीय अणु कौन सा है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बीवी क्या है? गलत। सीवी क्या है? गलत। डीवी क्या है? गलत। मतलब राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ClF3। ClF3 की संरचना में, ClF3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में बोला जाता है लॉन पेयर। हमें लॉन पेयर काउंट करना है, ClF3 में हमें लॉन पेयर काउंट करना है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। ClF3 में लॉन पेयर काउंट करना। अगर मैं ClF3 की संरचना बनाऊं तो यहाँ पर ClF3 का स्ट्रक्चर हो गया, जो क्लोरीन होता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? मान लो ये 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के वैलेंस शेल में। फ्लोरीन हमारे पास कितनी है? 3। मैंने एक फ्लोरीन को यहां जोड़ दिया, एक फ्लोरीन को यहां जोड़ दिया, और एक फ्लोरीन को क्या कर दिया? ये जोड़ दिया। तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। पर अगर लॉन पेयर की बात करें तो 1 और 1 2, तो लॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3। हमसे क्या पूछा गया था? लॉन पेयर। हमसे क्या पूछा गया था? लॉन पेयर। मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? कितने लॉन पेयर नजर आ रहा है बेटा? 2। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन नीट 2018 का है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अणु में बाएं से दाएं के परमाणुओं में sp2 sp2 sp sp संकरण दर्शाया जाता है। मतलब हमें यहां पर संकरण की बात करना है। ये चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कि भाई यहां पर संकरण क्या। अगर यहां देखें तो यहां पर इस कार्बन के पास सिग्मा, कितने सिग्मा नजर आ रहा है? 2 और 1 3। कितने सिग्मा नजर आ रहा है? 3। और 3 सिग्मा के कारण यहां ये क्या हो जाएगा? sp2। ये भी क्या हो जाएगा? sp2। ये भी क्या हो जाएगा? sp2। और ये भी क्या हो जाएगा? sp2। दूसरा ऑप्शन, यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sp2। यहां पर ये हो जाएगा sp2। यहां पर ये हो जाएगा sp। और यहां पर ये हो जाएगा sp। यहां पर ये हो जाएगा sp। यहां पर ये sp। यहां पर भी ये हो जाएगा sp। और यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? sp। नेक्स्ट में यहां पर ये हो जाएगा sp3। यहां पर ये हो जाएगा sp2। यहां पर ये हो जाएगा sp2। और यहां पर ये हो जाएगा sp3। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sp2 sp2 sp sp। मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? sp2 sp2 sp sp। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिकों के युग्म समइलेक्ट्रॉनी एवं समसंरचनात्मक है। मतलब हमें इन 4 ऑप्शन में से ये चेक करना है कि किसके पास सम इलेक्ट्रॉन है और किसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और किसकी संरचना समान है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, पर संरचना काउंट करने के लिए हमें उसका संकरण निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। यहां लिखा है टेलेनियम TeI2 लिखा है। तो ये जो टेलेनियम है किसका मेंबर है? ऑक्सीजन परिवार का। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। तो जो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो टेलेनियम के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। मेंबर कितने यहाँ पर? 2। 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8/2 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4। संकरण क्या आएगा? sp3 संकरण। संकरण क्या जाएगा? sp3 संकरण। और अगर यहां पर बात करेंगे
यहां पर बात करेंगे तो यहां पर 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 बटे 2 करेंगे 5, मतलब यहां पर जाएगा sp3d संकरण। क्या जाएगा sp3d संकरण। अगर यहां पर बात करते हैं 7, 7 और ये 2 कितने हो जाएंगे 9 और 1 हो जाएगा 10, मतलब यहां पर क्या आ रहा है sp3d संकरण। यहां पर जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, फ्लोरीन के पास कितने होंगे 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, तो यहां भी क्या हो जाएगा sp3d संकरण। अगला यहां दिया है आयोडीन के पास कितने हो जाएंगे 7, फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे 10, ये क्या हो जाएगा sp3d संकरण। और यहां पर भी क्या हो जाएगा sp3d संकरण, यहां पर हो जाएगा sp संकरण, यहां पर क्या हो जाएगा sp संकरण, और 8 और 2 10, यहां पर हो जाएगा sp3d संकरण। क्लियर है। तो हमें यह बताना था कि कौन सम संरचनात्मक है, कौन सम संरचनात्मक है। तो यहां पर संकरण कैसे आ रहा है अलग अलग, मतलब ये तो कैसा है गलत, हो सकता है ये कैसा हो सही, हो सकता है ये कैसा हो सही, और हो सकता है ये कैसा हो सही। क्योंकि यहां पर VeCl2 है, यहां पर क्या है BeCl2 और यहां पर क्या है XeF2। अगर इनकी दोनों की आकृति की बात करें तो आकृति कैसी हो जाएगी रैखिक, आकृति कैसी हो जाएगी रैखिक। पर अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। पर अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, सेकंड, तो इनकी जो sp3d और इसका भी क्या है sp3d, मतलब यहां पर जो संरचना बन रही है वो ab2 संरचना बन रही है, ab2 संरचना। और ab2 संरचना बनने के कारण इनकी जो आकृति बन रही है वो रैखिक आकृति बन रही है, रैखिक, और रैखिक आकृति बनेंगे। और जब हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आयोडीन और जिनॉन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर होगा जो कि इसकी खोपड़ी पर चढ़ा है, मतलब लगभग इनका क्या होगा सही, और आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया, स्पीसीज जिनमें आवंद कोण 120 डिग्री का है। हमें यह बताना है कि एक ऐसा कंपाउंड लिखा है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। तो कैसे चेक करेंगे 120 डिग्री का, पहले तो संकरण देखेंगे। अगर sp संकरण होगा तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, और अगर sp2 संकरण होगा तो 120 का होगा, और अगर sp3 संकरण होगा तो 109 का होगा। चेक करते हैं, संकरण निकालते सबसे पहले। यहां पर संकरण अगर देखेंगे ये 7 3 10 sp3d संकरण हो जाएगा। यहां पर संकरण देखेंगे 7, ये 5 और 3 8, यहां पर sp3 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 3 और 3 6, मतलब यहाँ sp2 हो जाएगा। और यहां देखेंगे 5 3 8, मतलब यहाँ sp3 हो जाएगा। मतलब संकरण जब sp2 आएगा तब 120 डिग्री उसका क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल। ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का निम्न में से सही क्रम। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण देने के लिए एक थ्योरी आई थी जिसका नाम है BACPR थ्योरी। क्या नाम है BACPR थ्योरी, जिसे बोला जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो यहाँ रिपल्सन का ऑर्डर जो होता है वो होता है लॉन पेयर ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। मतलब सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है लॉन पेयर, फिर कौन करता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर कौन करता है बॉन्ड पेयर। तो यहां पर लॉन पेयर को हिंदी में बोला जाता है एकाकी युग्म और बॉन्ड पेयर को बोला जाता है आवंधी युग्म। तो यहां लिखा है एकाकी युग्म आवंधी युग्म, यहां लिखा है आवंधी युग्म, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है सही। ऑर्डर होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कैसा बेटा सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट और एक तरफ दिया है सूची सेकंड। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कैसे सोचना है, हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले संकरण निकालना है। जैसे ही हम संकरण निकालेंगे वैसे ही हमें उसकी आकृति के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो हमें संकरण निकालना है। यहाँ PCl5 दिया है, संकरण हो जाएगा 5 5 10 sp3d संकरण।
6 और 6 12 sp3d2 संकरण, 7 5 12 sp3d2 संकरण, 3 और 3 6 sp2 संकरण। और sp2 संकरण जैसे ही मिला तो आकृति हो जाएगी त्रिकोणीय समतली। आकृति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय समतली। हम थोड़ा सा यहां फंसेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे वो भी बताऊंगा मैं, सामने ध्यान देना सभी। अगर मैं बात करूंगा sp3d की तो इसकी आकृति हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। आकृति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। पर बात यहां पर फंस रहा है ये दोनों ऑप्शन में, तो ये जो SF6 है, SF6 सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सारे किससे जुड़ जाएंगे? सल्फर से। सारे किससे जुड़ जाएंगे? सल्फर से। और सल्फर से जुड़ने के कारण क्या होगा बच्चों कि इनके पास बॉन्ड पेयर बस नजर आएंगे, लॉन पेयर नजर नहीं आएंगे। पर अगर मैं यहाँ BF3 की बात करूं तो BF3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और फ्लोरीन कितनी है? 5। तो 5 फ्लोरीन जोड़ने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। मतलब एक लॉन पेयर बचेगा। और लॉन पेयर आ जाने के कारण यहां पर बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहा है? यहां बॉन्ड पेयर नजर आएंगे 5। बॉन्ड पेयर कितने नजर आएंगे? 5। और लॉन पेयर कितने नजर आएंगे? 1। और यहां पर क्या, यहां पर बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहा है? 6। और लॉन पेयर कितना नजर आ रहा है? 0। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो 6 + 0 के केस में फंस रहा है, और ये वाला जो ऑप्शन है वो 5 + 1 के केस में फंस रहा है। और अगर ये 6 + 0 के केस में फंस रहा है तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? अष्टफल की। और ये 5 + 1 के केस में फंस रहा है तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? वर्ग पिरामिडी। मतलब हम ऑप्शन मिला लेते हैं कि पहले का क्या आ रहा है? 4th। पहले का क्या आ रहा है? 4th। दूसरे का क्या आ रहा है? 3rd। पहले का आ रहा है 4th। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड बोल रहा है पहले का 4th। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड बोल रहा है दूसरे का 3rd। पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सी का बोला जा रहा है सेकंड, और ऑप्शन नंबर सेकंड में सी का बोला जा रहा है फर्स्ट। तो हमारा जो सी का क्या आ रहा है? सी का हमारा आ रहा है, सी का BF3 की आकृति 5 + 1 के कारण इसकी आकृति क्या हो जाएगी? वर्ग पिरामिडी। इसकी आकृति क्या हो जाएगी? वर्ग पिरामिडी। मतलब सी का क्या आ रहा है? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर देखें। अगला क्वेश्चन है CH4 NH3 और H2O अणुओं के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चेक करना कि कौन सा कथन कैसा है? असत्य है। तो CH4 में कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आबंध कोण, अमोनिया में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आबंध कोण तथा जल में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आबंध कोण सभी में 90 डिग्री से अधिक है। सभी में 90 डिग्री से अधिक है। मतलब ये तो कैसा है? सही है कि सभी में 90 डिग्री से अधिक। कैसे अगर मैं बात करूं तो यहां कितने का हो जाएगा? 109 का। यहां अमोनिया में कितना हो जाएगा? 109 नहीं 107 का। अमोनिया में कितने का हो जाएगा? 107 का। और जल में कितने का हो जाएगा? 105 का। क्योंकि यहां पर लॉन पेयर नहीं है, पर यहां एक लॉन पेयर है, और यहां कितने लॉन पेयर है? 2। कितने लॉन पेयर है? 2। तो ये ऑप्शन तो कैसा है? सही है। पर अगला बोल रहा है कि H2O में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आबंध कोण CH4 में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आबंध कोण से अधिक है। मतलब जल का आबंध कोण मेथेन के आबंध कोण से अधिक है। पर ये तो गलत बात है, क्योंकि जल का आबंध कोण कितना है? 105, और मेथेन का कितना है? 109। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी दो स्पीसीज, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी दोनों स्पीसीज समसंरचनात्मक नहीं है? समसंरचनात्मक नहीं है मतलब हमें यह देखना है कि किसकी संरचना समान नहीं है। कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए हमें संकरण निकालना पड़ेगा। जैसे हम संकरण निकालेंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी संरचना समान नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर संकरण SiCl4 में यहां संकरण आ जाएगा sp3 संकरण, और इसका संकरण 5 4 9 9 में 5 और 4 9 में से एक जाएगा तो 8 बचेगा। 5 4 9 में से एक जाएगा 8 बचेगा। संकरण क्या जाएगा? sp3 संकरण। ठीक, अगली बात करते हैं हीरा में होता है sp3 संकरण।
सिलिकॉन में होता है sp3 संकरण, सिलिकॉन कार्बाइड में क्या होता है sp3 संकरण। NH3 में भी sp3 संकरण होता है, pH3 में भी sp3 संकरण होता है। यहां पर बात करेंगे 8 और 4 12/2 6 sp3d2 संकरण, और यहां बात करेंगे यहां हो जाएगा 8 sp3 संकरण, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है ये बाइवैलेंट एलिमेंट्स होता है, इसको देखना ही पसंद नहीं करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी। राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न स्पीसीज में से किसका आकार समतल त्रिकोणीय है। समतल त्रिकोणीय है, नीट 2014 का क्वेश्चन है। समतल त्रिकोणी कब होगा, आपसे बोला गया है समतल त्रिकोणी है, समतल त्रिकोणी। समतल त्रिकोणी कब आएगा, जब उसमें संकरण sp2 होगा। जब उसमें संकरण क्या होगा sp2। हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ N3 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ N3, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। राइट, यहां हो जाएगा ये सिग्मा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं, कितने 3, लॉन पेयर कितना बचा है 1, ये क्या हो जाएगा सिग्मा। मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं 2, लॉन पेयर कितना नजर आ रहा है 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। संकरण क्या आ रहा है sp2, पर लॉन पेयर के आ जाने के कारण इसकी आकृति समतली त्रिकोणी नहीं होगी, इसकी आकृति हो जाएगी कोणी, एंगुलर शेप। क्या हो जाएगी एंगुलर शेप। अगला ऑप्शन लिखा है नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, ऑक्सीजन बायवैलेंट उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, उसके ऊपर चार्ज कितना लगा 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6/2 करेंगे sp2 संकरण। क्या हो जाएगा sp2 संकरण। हो सकता है ये आंसर अभी सही हो, पर बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहां पर बात करते हैं, यहां भी क्या हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 6, मतलब यहां भी कौन सा संकरण आ रहा है sp2 संकरण, पर ये CO2 में कौन सा संकरण होता है sp। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 तो क्या है गलत। अब बात करते हैं कि सेकंड और थर्ड में कहां कहानी फंस रही है हमारी। तो सेकंड में बात करते हैं भाई कि सेकंड में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कितनी है 3, ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कितनी है 3, तो हमने 3 ऑक्सीजन को जोड़ दिया, 3 ऑक्सीजन, ये जुड़ जाएगी ऐसे ऑक्सीजन। अरे क्लियर है, 5 1 बना लेगा, ये क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे क्या जुड़ जाएगी ऑक्सीजन। इन पर क्या रख देंगे इस पर माइनस। अगर मैं यहाँ सिग्मा देखूं 1 2 3, कितने सिग्मा नजर आ रहा है 3, मतलब ये कौन सा केस है 3+0। यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 और लॉन पेयर कितने हैं 0, लॉन पेयर कितने हैं 0, लॉन पेयर 0 होने के कारण, बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 0 होने के कारण इसकी जो आकृति होगी वो त्रिकोणीय समतली होगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है सही, पर ऑप्शन नंबर थर्ड गलत क्यों हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों गलत हुआ इसको भी देखो। अगर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन जुड़ने वाली कितनी है 2, एक ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से, ये माइनस किस पर दे दिया ऑक्सीजन पर। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 1 2 3, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो यहाँ बॉन्ड पेयर यहाँ पर सिग्मा कितने हैं 1 और 1 2, मतलब बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं 2, लॉन पेयर कितने नजर आ रहा है 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। संकरण तो हो जाएगा sp2, संकरण क्या हो जाएगा sp2, पर आकृति नजर आएगी एंगुलर। क्या नजर आएगी एंगुलर, आकृति हो जाएगी एंगुलर, आकृति हो जाएगी बेटा एंगुलर, इसकी आकृति हो जाएगी एंगुलर। इसलिए ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है गलत, और राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि XeF2 निम्न में से किसके साथ समसंरचनात्मक है। XeF2 निम्नलिखित में से किसके साथ समसंरचनात्मक है। तो सबसे पहले हमें XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो मेरे को ये XeF2 मतलब ये जिनॉन, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। फ्लोरीन उसका मेंबर कितने मेंबर यहाँ पर जुड़े हैं 2,
8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 10/2 करेंगे क्या हो जाएगा 5, 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो जिनॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 2 4 और ये 2 6 और ये 7 और ये 8। और फ्लोरीन कितने यहाँ पर 2, ये फ्लोरीन कितने यहाँ पर 2 और 2 फ्लोरीन होने के कारण यहाँ पता चला कि बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लॉन पेयर कितने हैं 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लॉन पेयर कितने हैं 2, लॉन पेयर कितने हैं 3 और आकृति क्या नजर आ रही है रेखिक। आकृति क्या नजर आ रही है रेखिक। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी आकृति रेखिक होगी। देखते से समझ में आ रहा है, ये लिखा वेरियम क्लोराइड। क्या लिखा है वेरियम क्लोराइड। वेरियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के मेंबर कितने हैं बैरियम के साथ 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। अगर मैं 4/2 करूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा sp, क्या जाएगा sp। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 गलत क्यों है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं तो यहां पर आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, मेंबर कितने हैं 2, एनायन कितना लगा है 1 बटे क्या करेंगे 2, 7 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 10/2 मतलब क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। और 5 होने के कारण यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d, sp3d क्या जाएगा sp3d, क्या जाएगा sp3d, राइट sp3d आ जाएगा sp3d। और यहां पर बात करेंगे, यहां पर sp3d आ गया, पर sp3d के बाद अगर संरचना देखें तो ab2 स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ab2 स्ट्रक्चर। ab2 आयोडीन के वैलेंस सेल में, आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 5 6 और एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा 7 और एक पहले से ऊपर लगा मतलब ये हो गया 8। क्लोरीन कितनी यहाँ पर 2, क्लोरीन कितनी यहाँ पर 2 और ये 2 क्लोरीन होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं 2, लॉन पेयर कितने नजर आ रहे हैं 3। मतलब इस वाले केस में भी बॉन्ड पेयर कितने थे 2, लॉन पेयर कितने हैं 3, यहाँ भी बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लॉन पेयर कितने हैं 3। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आपका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसकी आकृति भी कैसी है रैखिक, इसकी आकृति भी कैसी है रैखिक, इसकी भी आकृति कैसी है रैखिक और इसकी भी आकृति कैसी है रैखिक। पर यहां पर हमें समसंरचनात्मक की बात करना था, समसंरचनात्मक की बात करना था कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को भी काउंट करना था कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या 1 क्या है सही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। अगले क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है 2 स्पीसीज NO3 नेगेटिव तथा H3O पॉजिटिव के कुछ गुणधर्म नीचे वर्णित है, इनमें से कौन सा गुणधर्म सही है। तो हम क्या करते हैं, संकरण की बात कर रहा है इसमें और समसंरचनात्मक की बात कर रहा है, मतलब आकृति ज्यामिति और संकरण की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले इनका संकरण निकाल के चलते हैं। अगर मैं इनका संकरण निकालूंगा तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन कितनी है इससे जुड़ने वाली 3, तो मैंने ये 3 ऑक्सीजन को जोड़ दिया इससे। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर कितने सिग्मा नजर आ रहा है 3, 3 सिग्मा के कारण ये sp2 है और sp2 होने के कारण ये त्रिकोणीय समतली है। sp2 होने के कारण ये क्या त्रिकोणीय समतली। पर अगर मैं इसकी बात करूं H3O पॉजिटिव की तो यहां पर सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6, मेंबर कितने हो जाएंगे 3, कैटायन कितना है 1, एनायन कितना है 0 बटे क्या हो जाएगा 2, सॉरी कैटायन कितना है 1, कैटायन कितना है 1, कैटायन कितना है 1 और एनायन कितना है 0। तो यहां पर 6 और 3 9 में से एक जाएगा 8 बटे करेंगे 2 मतलब ये हो जाएगा 4। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, क्या जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब यहां पर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में होते हैं 6, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 3, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 3, एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का कम। तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5, 5 इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 2, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 2 मतलब लॉन पेयर कितने नजर आ रहा है 1। तो सिग्मा देखेंगे कितने सिग्मा है 3,
बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लॉन पेयर कितना है 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, पर आकृति चतुष्फल की नहीं होगी, आकृति हो जाएगी पिरामिडी। आकृति क्या हो जाएगी पिरामिडी। इसके हिसाब से सोचते हैं, इसकी आकृति क्या है त्रिकोणीय समतली और इसकी आकृति क्या है पिरामिडी। इसके हिसाब से सोचते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है कौन सा गुणधर्म सही है, हमें सही चेक करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है केंद्रीय परमाणु का एक जैसा संकरण, केंद्रीय परमाणु का एक जैसा संकरण तथा उनकी अलग अलग संरचनाएं। तो संकरण तो एक जैसा नहीं आया, इसका संकरण क्या आया sp2 और इसका संकरण क्या आया sp3। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि समसंरचनात्मक एवं केंद्रीय परमाणु का भिन्न संकरण। हाँ, संकरण तो कैसा है अलग अलग, पर संरचना भी कैसी है अलग अलग, क्योंकि इसकी संरचना आई है त्रिकोणीय समतली और इसकी संरचना आई है पिरामिडी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या है गलत, फर्स्ट भी क्या है गलत। अगला ऑप्शन बोल रहा है समसंरचनात्मक एवं केंद्रीय परमाणु का समान संकरण, ना समसंरचनात्मक है और ना ही केंद्रीय परमाणु का समान संकरण है। अगला ऑप्शन बोल रहा है केंद्रीय परमाणु का भिन्न भिन्न संकरण, तो यहां संकरण क्या आ रहा है sp2, यहां संकरण क्या आ रहा है sp3। मतलब पहली स्टेटमेंट क्या है सही है, केंद्रीय परमाणु का भिन्न भिन्न संकरण तथा भिन्न संरचनाएं। जब संकरण भिन्न भिन्न हुआ, संरचनाएं भिन्न भिन्न हुई, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है एकदम करेक्ट, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्पीसीज में से जिसके केंद्रीय परमाणु के चारों ओर तीन आबंध युग्म मतलब बॉन्ड पेयर तथा एक एकाकी युग्म लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, जिसमें संकरण sp3 होगा, उसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर आएगा। तो हम संकरण निकाल देते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर मैंने बात किया तो यहां पर sp3 संकरण है, यहां पर sp2 संकरण है, ये तो गलत हो गया। यहां पर 5 और 2 7 और 1 8, यहां भी sp3 संकरण है। और यहां पर बात करें 5 और 3 8, यहां भी sp3 संकरण है। मतलब सेकंड ऑप्शन तो एकदम गलत। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में हम फंसेंगे कि किसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर नजर आए। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर होंगे। और अगर हम यहां फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। क्लोरीन कितनी यहां पर 3, क्लोरीन कितनी यहां पर 3। तो यहां बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं 3 और लॉन पेयर कितने नजर आ रहा है 1। आपका ऑप्शन नंबर डी का एकदम सही राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित स्पीसीज में से किस एक के केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार वैसा नहीं है जैसा कि अन्य 3 के केंद्रीय परमाणु का है। अन्य 3 के केंद्रीय परमाणु का है तो हमें सभी के संकरण निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर निकालूं संकरण तो ये 6 4 10/2 5 sp3d संकरण। यहां पर संकरण निकालेंगे तो ये आयोडीन, कितनी आयोडीन है यहां पर 3, ये 3 आयोडीन को मैंने आपस में ऐसा जोड़ दिया। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 और 8 इलेक्ट्रॉन में से खर्च कितने हो गए 2, बचे कितने 6, मतलब अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास 6। तो यहां बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं 2, लॉन पेयर कितने नजर आ रहे हैं 3, टोटल हो जाएगा 5, मतलब sp3d संकरण। यहां भी क्या आ गया sp3d संकरण, यहां भी आ गया sp3d संकरण। अगली बात करते हैं, SbCl5 2- लिखा है, कार्बन परिवार का एलिमेंट्स है Sb। तो हम बात करेंगे इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 और यहां कितने होंगे 5 मेंबर, 4 और 5 के हो जाएंगे 9 और इसके ऊपर कितने चार्ज लगे हैं 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। मतलब आपका जो समसंरचनात्मक नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगर मैं डी को चेक करूंगा तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने हैं 5, मेंबर कितने हैं 5, कैटायन नहीं है, एनायन नहीं है, /2 5 5 10/2 मतलब 5। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3d संकरण क्या आ रहा है यहां पर sp3d और बाकी तीनों ऑप्शन, इसमें भी sp3d, इसमें भी sp3d, इसमें भी sp3d,
पर यहां कोई भी संकरण नहीं आ रहा, मतलब आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित स्पीसीज में कौन आबंध कोण के सही आबंध कोण के बढ़ते क्रम में, आबंध कोण के बढ़ते क्रम में, मतलब हमें इनका बॉन्ड एंगल निकालना पड़ेगा, और बॉन्ड एंगल निकालने के लिए पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, हमारे पास तीनों ऑप्शन है, हम सबसे इनको उठा लेते हैं अलग से, Cl2O, ClO2 और ये लिखा है ClO2 माइनस। हम पहले इनका संकरण निकालते हैं, संकरण निकालने के बाद हमें इसका बॉन्ड एंगल पता चलेगा। तो मैंने बोला यहां पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, क्लोरीन 2, 6 और 2 8/2 sp3। यहां पर क्या हो जाएगा? sp3। यहां पर बात करेंगे, ऑक्सीजन को देखना पसंद नहीं करेंगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसके पास कैटायन एनायन नहीं, मतलब यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। पर यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, और ऑक्सीजन को देखना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो बाइवैलेंट है, और इसके ऊपर चार्ज कितना लगा? 1, 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। 8 होने के कारण यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? sp3। और अब sp3 आने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? सेम। तो इसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसके पास बॉन्ड पेयर कितने आ रहा है और लॉन पेयर कितने आ रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्लोरीन कितनी है? 2। क्लोरीन कितनी है? 2। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने नजर आए? 2। लॉन पेयर कितने नजर आए? 2। 2 और 2 हो जाएंगे 4। इसकी बात करते हैं, यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ऊपर कितना लगा है? 1। टोटल हो जाएंगे 8। ऑक्सीजन जुड़ने वाली कितनी है? 2। 1 कितने से जुड़ती है? 2 से। क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से ऑक्सीजन को जोड़ दिया हमने, यहां से ऑक्सीजन को जोड़ दिया हमने। अरे क्लियर है? अब ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद यहां पर पता चला कि यहां पर सिग्मा कितने हैं? 1। यहां भी सिग्मा कितना है? 1। टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2। टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2। और बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहा है? यहां पर भी 2। लॉन पेयर यहां भी कितने नजर आ रहा है? 2। लॉन पेयर यहां भी कितने नजर आ रहा है? 2। मतलब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहला था कि भाई किसका आबंध कोण का सही बढ़ता हुआ क्रम, आबंध कोण का सही बढ़ता हुआ क्रम। तो यहां पर ये ClO2, इसके बाद क्या जाएगा? इसके बाद आ जाएगा ClO2 माइनस, और उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद क्या जाएगा? Cl2O। Cl2O क्या हो जाएगा? Cl2O। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 का एकदम सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समसंरचनात्मक, अर्थात जिनका आकार तथा संकरण एक ही है। आकार और संकरण कैसा है? एक ही है, ऐसा निकालना है। आकार और संकरण एक ही है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले संकरण निकालते हैं। यहां पर sp2, यहां पर क्या है? sp2। यहां पर बात करेंगे 7 3 10 और 1, 7 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, मतलब यहां संकरण नहीं निकल पा रहा है। यहां पर बात करेंगे 5 और 3 8 sp3। यहां पर बात करेंगे 5 और 1 6 sp2। यहां बात करेंगे 5 और 3 8 sp3। यहां बात करेंगे 3 और 3 6 sp2। यहां बात करेंगे 3 और 4 7 और 1 8 sp3। 5 4 9 में से 1 गया 8 sp3। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अणुओं या आयनों के युग्मों में से किस युग्म के केंद्रीय परमाणु sp2 संकरण वाले? हमें यह बताना कि किसके केंद्रीय परमाणु sp2 संकरण वाले हैं। sp2 संकरण वाले हैं, अगर देखा जाए तो ये NH3 के कारण sp3 हो जाएगा, H2 के कारण sp3 हो जाएगा। यहां पर इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहां पर इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहां पर sp2 है, sp2 है। यहां पर चेक करते हैं,
यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 मेंबर, 1 मेंबर 2 बाइवैलेंट उसको देखेंगे ही नहीं, पर ऊपर क्या लगा चार्ज 1, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 6/2 मतलब 3 sp2 संकरण, यहां sp2 संकरण है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में ये sp2 है, VF3 sp2 है, पर इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने 5, हाइड्रोजन कितने 2, 5 और 2 7 और एनायन कितना लगा 1, 7 और 1 8, 8/2 sp3 मतलब यहां क्या आ रहा है sp3 और यहां दोनों में क्या आ रहा है sp2। अपना क्वेश्चन बोल के आ रहा है निम्नलिखित अणुओं के युग्मों में किस युग्म के केंद्रीय परमाणु sp2 संकरण है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनों में से वे कौन दो आयन हैं जिनकी ज्यामिति को समान ऑर्बिटल के संकरण से समझाया जा सकता है। जिनकी ज्यामिति चेंज नहीं होती है, लॉन पेयर आ जाए बॉन्ड पेयर आने के कारण ज्यामिति चेंज नहीं होती है पर आकृति चेंज हो जाती है। तो हमें ज्यामिति को समान कक्षकों के संकरण से समझाया जा सकता है। पहले हमें इन सभी के क्या निकालना पड़ेगा संकरण। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन, यहां पर हो जाएगा 5 और 1 6 sp2, यहां हो जाएगा 5 और 1 6 sp2। पर यहां पर और यहां थोड़ा बेसिक अंतर यह है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में यहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन राइट, इसको दे दिया मैंने माइनस। इलेक्ट्रॉन कितने खर्च हो गए 3, बचे कितने 2। बॉन्ड पेयर कितने नजर आएंगे यहां पर 2 और लॉन पेयर कितने नजर आएंगे यहां पर 1। बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2 और लॉन पेयर हो जाएगा 1। पर इसके केस में अगर मैं बोलूंगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके 3, अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 और 2 के कारण एक बना लेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर क्या नजर आ रहा है सिग्मा 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 मतलब यहां sp2 संकरण, यहां संकरण क्या आ रहा है, यहां भी sp2 संकरण आ रहा है और यहां भी sp2 संकरण आ रहा है। पर यहां आकृति आ रही है त्रिकोणीय समतली और यहां आकृति आ रही है कोणीय, यहां आकृति क्या आ रही है कोणीय। और हमसे यह पूछा गया था कि ज्यामिति क्या होगी समान, ज्यामिति क्या होगी समान, हाँ ज्यामिति क्या होगी समान पर आकृति क्या होगी अलग अलग। ज्यामिति क्या होगी समान पर आकृति क्या होगी अलग अलग। मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का एकदम करेक्ट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने 5 केटायन लगा है, 5 में से एक गया 4, 4/2 मतलब sp। यहां पर 5 और 1 6/2 sp2, ये तो अलग अलग संकरण हो गया तो आकृति भी कैसी हो जाएगी अलग अलग। यहां पर बात करेंगे यहां पर लिखा है हमारा CN नेगेटिव लिखा है। तो यहां पर सल्फर के पास कितने हो जाएंगे 6 और माइनस कितना हो जाएगा 1, यहां निकाल नहीं पाएंगे हम। क्लियर, यहां निकालने का तरीका होगा सल्फर उससे क्या जुड़े हैं कार्बन, उससे क्या जुड़े हैं नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक माइनस लिखा है, यहां निकालना मुश्किल है। यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन के साथ कितना लगा है 1, यहां हो जाएगा 5 और 1 6, यहां भी 5 और 1 6 और 2 8 मतलब यहां जाएगा sp2, यहां जाएगा sp3। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है सही, बाकी तीनों ऑप्शन कैसे हैं गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अणु में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरण में नहीं है, केंद्रीय परमाणु sp3 संकरण में नहीं है। CH4 sp3 संकरण, NH4 पॉजिटिव 5 4 9 में से एक गया 8 sp3 संकरण, SF4 6 4 6 4 10/2 5 sp3d संकरण, BF3 3 4 7 और 1 8 sp3 संकरण। पूछा क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्पीशीज पर विचार करो। चलो विचार करते हैं इन पर। इनमें से किसकी उच्चतम आबंध कोटि, मतलब आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया किसकी उच्चतम आबंध कोटि है। तो हमारा काम बस इतना है, आप बस इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे वैसे ही उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगी। जैसे मैंने बोला यहां पर कार्बन के पास कितने, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने 6,
नाइट्रोजन के पास कितने 7, 6 और 7 13, 13 में से एक गया 12, 12 6 और 7 13, 13 में से एक गया 12, 12 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, 12 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। यहां पर बात करते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में 6, नाइट्रोजन के पास 7, 6 और 7 13 और 1 मतलब यहां हो जाएगा 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 3। मैं अभी बताऊंगा कैसे आएगा 3। यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल, नाइट्रोजन के पास कितने 7, ऑक्सीजन के पास कितने 8, ऑक्सीजन के पास कितने 8, नाइट्रोजन के पास कितने 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, 15 मतलब भी यहाँ क्या हो जाएगा 2.5, 15 मतलब क्या हो जाएगा 2.5 मतलब 2.5। और यहाँ कार्बन के पास कितने हैं 6, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7, कार्बन के पास कितने हैं 6, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7, 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2.5। कैसे सोचेंगे, अगर बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन आता है, 14 इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, ये ट्रिक है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे 3। अगर आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाता है। मतलब 14 आएगा तो 3, 13 15 आएगा तो 2.5 या 2.5, 12 16 आएगा तो ये जाएगा 2.0, 2.0, 11 और 17 आएगा तो ये जाएगा 1.5, 10 और 18 आएगा तो ये जाएगा 1.0, 1.0। तो अब आप चेक कर सकते हैं निम्नलिखित इनमें से किसकी उच्चतम आवंत कोटि होगी, किसकी उच्चतम आवंत कोटि होगी। आंसर क्या आ रहा है आपका CN नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर, नीट 2018 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पीशीज के युग्म का आवंत कोटि समान है। आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे युग्म है जिनमें आवंत कोटि कैसी है समान। 4 ऑप्शन दिए बेटा, निकालेंगे वही तरीके से निकालते हैं चारों ऑप्शन को। अगर यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 के पास 8, 2 के पास कितने हो जाएंगे 8 और 8 16, 16 मतलब कितना हो जाएगा 2, 16 मतलब कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 8, 8 7 15, 15 में से एक गया कितना 14, 14 मतलब क्या हो जाएगा 3, अलग अलग आ गए। इसके पास बात करते हैं 6 और 7 13 और 1 14, 14 मतलब 3, 6 और 8 14, 14 मतलब 3। हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, करेक्ट आंसर है बी। नीट 2017 का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बी। बाकी के चेक कर लेते बाकी में क्या हो रहा है। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं बेटा, डी ऑप्शन में क्या हो रहा होगा, यहां पर लिखा है कार्बन, कार्बन के वैलेंस, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, ऑक्सीजन के पास कितने रहेंगे 8, 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, 14 मतलब यहां क्या हो जाएगा 3। पर यहां पर नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 मतलब हो जाएगा 2.5, 2.5। दोनों के कैसे आ गए अलग अलग। और यहां पर नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7 दूनी 14, 14 मतलब यहां हो जाएगा 3। पर ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17 आने के कारण ये हो जाएगा 1.5। तो यहां कैसे आ रहा है अलग अलग, पर यहां कैसे आ रहा है समान। और आपसे बोला गया था निम्नलिखित में से किस स्पीशीज के युग्म का आवंत कोटि समान है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, O2, O2 माइनस, O2 प्लस तथा O2 2 माइनस के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम, के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम बताना है, स्टेबिलिटी बताना है। और हम स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद हमें स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यहां कितना हो जाएगा 16 मतलब ये हो जाएगा 2, 8 दूनी 16 मतलब 2, 8 दूनी 16 और 1 17 मतलब ये हो जाएगा 1.5, 8 दूनी 16 में से एक गया 15 मतलब ये हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 18 मतलब ये हो जाएगा 1.0। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या आया O2 प्लस, फिर क्या आया O2, फिर क्या आया O2 माइनस, फिर क्या आया O2 2 माइनस। ऐसा ऑप्शन चेक करो बेटा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा हमारा O2 माइनस, हमारा सबसे ज्यादा किसका होगा O2 प्लस का, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? कैसे पहचानेंगे अनुचुंबकीय है? इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बच्चों। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है तो अनुचुंबकीय होता है, और अगर अनुचुंबकीय होता है तो रंगीन होता है, कलरफुल होता है। तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, यहां पर काउंट करते हैं। यहां क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है। यहां काउंट करते हैं 6 7 13, 6 7 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन है। यहां काउंट करते हैं 8 7 15 में से 1 गया, मतलब यहां 14 इलेक्ट्रॉन है। यहां काउंट करते हैं 6 और 8 14, मतलब यहां 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो यहां पर सारे कैसे आ रहा है, सारे कैसे आ रहा है, पेयर्ड आ रहा है। 14 के कारण कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड। पर यहां 17 आने के कारण एक कैसा होगा, अनपेयर्ड। मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, पहचानिए कि कौन अणु का अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है, नीट 2020 का क्वेश्चन। पहचानिए कि किसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो हमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर चेक करके हमें यह पता चलेगा कि किसका अस्तित्व नहीं है। सारे के बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। पहला ऑप्शन लिखा है Li2। Li2 लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, और कितने हैं, 2। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो पहले मेरे को एक ट्रिक तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए सामने ध्यान देना बेटा, सब लोग, सब सामने ध्यान देना। इसके लिए एक ट्रिक तैयार करना पड़ेगा। ये सारे जो लिखे हैं, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहां कितने हैं, 12, यहां कितने 8 दूनी 16, और यहां कितना है, 2 दूनी 4। मतलब यहां पर एक ये 16 है, ये 14 से ज्यादा में आ रहा है, 14 से ज्यादा। और ये जो बाकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, ये 14 से कम में आ रहा है, 14 से कम। हमें अस्तित्व नहीं है ये चेक करना है, 14 से कम में आ रहा है। तो 14 से ज्यादा की ट्रिक होती है बाबा, 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 बी, 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 ए, ए, बाबा, बी, 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 ए। और 14 से कम की ट्रिक होती है बाबा, बाबा, बी, 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 ए। तो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब मैं बात कर रहा है, यहां लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 14 से कम। मतलब बॉन्डिंग में कितने गए, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने गए, 2, और बॉन्डिंग में कितने गए, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने गए, 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने गए, 2। तो मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 बटे 2, 2 में से 2 गया, 2 बटे 2, मतलब 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, लिथियम का 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 1। चेक करते हैं C2 का, कार्बन का। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। यहां पर हो जाएगा 2 4 6 8 9 10 11 12, कुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। तो यहां पर बॉन्डिंग में कितने गए, 2 2 4 2 6 2 8, बॉन्डिंग में कितने हैं, 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 बटे क्या, 2। 8 में से 4 कम करेंगे, 4 बटे 2, मतलब कितना, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। बात करते हैं ऑक्सीजन का। परमाणु क्रम, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16। मतलब ये वाले कंसेप्ट में बनना पड़ेगा 14 से ज्यादा में। ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक एक करके दिया जाता है हुंडी के नियम के अनुसार, क्योंकि इनकी ऊर्जा कैसी होती है, बॉन्डिंग की सेम। यहां पर काउंट करते हैं बॉन्डिंग में कितने गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग में कितने हैं, 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 5 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 6। अपॉन क्या हो जाएगा, 2। 10 में से 6 जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा, 2। मतलब क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा बेटा, 2। पर बात करते हैं हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में गए 2, एंटी बॉन्डिंग में गए 2 बटे क्या हो जाएगा, 2। 2 में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 बटे 2, मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा।
हीलियम का अस्तित्व नहीं होता है आणविक अवस्था में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अनुकक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस द्विपरमाणविक आणविक स्पीशीज में मात्र पाई आवंध है? मात्र पाई आवंध है, आपसे पूछा गया मात्र पाई आवंध है, नीट 2019 का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक पर जाना पड़ेगा। तो ट्रिक होती है हमारी 14 से ज्यादा के लिए अलग होती है और 14 से कम के लिए अलग होती है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। यहां इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 14। यहां इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के परमाणु क्रमांक होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, और यहां हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहां हो जाएगा हमारे पास 12। तो इसके लिए ट्रिक होती है 14 से ज्यादा, 14 से ज्यादा और 14 से कम, 14 से कम। 14 से ज्यादा की ट्रिक होती है बाबा, बी, 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 ए और ए। 14 से कम की ट्रिक होती है बाबा, बी, 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 ए। इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले इन ऑर्बिटल के नाम दे देते हैं, कक्षकों के नाम। बॉन्डिंग के लिए नाम हो जाएगा 1s, एंटी बॉन्डिंग के लिए हो जाएगा स्टार 1s, बॉन्डिंग हो जाएगा 2s, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा स्टार 2s, बॉन्डिंग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2px, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px, इसका हो जाएगा पाई 2py, ये हो जाएगा पाई 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2pz। ऐसे इसका नाम दे देते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हो जाएगा पाई 2px, सॉरी पाई 2py, ये हो जाएगा पाई 2py, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, ये पाई 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2pz, ये हो जाएगा सिग्मा 2px, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। अब इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। तो यहां भरेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इनकी ऊर्जा कैसी होती है? समान। यहां पाई स्टार 2py में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1। यहां पाई स्टार 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आएगा इसमें 14 में। इसमें भरेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन काय में पहुंच गए? यहां पर सिग्मा में पहुंच गए। काय में पहुंच गए? सिग्मा में। बात करेंगे कार्बन की। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो 12 भरेंगे, तो जब यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे 12, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। यहां केवल इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? पाई में। यहां केवल इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? पाई में। पर यहां इलेक्ट्रॉन काय में पहुंच गए? यहां पाई में इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, पर सिंगल इलेक्ट्रॉन पहुंचे। मतलब वहां सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा? सिग्मा। पर यहां केवल इलेक्ट्रॉन काय में जा रहा है? पाई में। मतलब हमारा आंसर बन जाएगा यहां थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर मैं डी को चेक करूंगा तो डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2, 4, 6, 8। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पहुंच पा रहा है? पाई में। इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या है? गलत। बी भी क्या है? गलत। ए भी क्या है? गलत। पर सी कैसा है? सही। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। 1.5 आबंद कोटि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 1.5 आबंद कोटि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर 1.5 की बात करेंगे तो दो केस में आ सकता है।
जब इलेक्ट्रॉन 11 हो या जब इलेक्ट्रॉन 17 हो। तो काउंट कर लेते हैं चारों ऑप्शन में। 8 दूनी 16 और यहां हो जाएंगे 15, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 17, 17 के कारण ये क्या हो जाएगा सही, 17 के कारण ये क्या हो जाएगा सही। बाकी में चेक करते हैं, 8 दूनी 16 और ये 2 18, 18 के कारण ये हो जाएगा 1, और 8 दूनी 16, 16 के कारण यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2, और 15 के कारण यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, पर 17 के कारण यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर है आपका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है स्पीसीज के जिस युग्म में आवंत क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर आवंत क्रम एक समान है, एक समान है, वह कौन सा युग्म है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर एक समान है? अगर बात करें 8 दूनी 16 में 16 और 2 18, यहां बात करेंगे 5 दूनी 10, इसका आंसर कितना बन जाएगा 1। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। अगला देखते हैं, आंसर तो यही सही हो जाएगा। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1, क्योंकि बोला गया है समान है। क्या बोला गया है? समान है। तो पहला ऑप्शन में दोनों के बॉन्ड ऑर्डर कैसे है? समान। बाकी तीन ऑप्शन चेक करते हैं क्या आ रहा है। 8 दूनी 16 में से 1 कम करेंगे 15, 15 मतलब हो जाएगा 2.5। 7 और 8 15, 15 में 1 कम करेंगे 14, 14 मतलब हो जाएगा 3। 7 और 8 15, 15 मतलब हो जाएगा 2.5। 6 और 8 14 मतलब हो जाएगा 3, 14 मतलब हो जाएगा 3, 16 मतलब हो जाएगा 2। मतलब तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है? गलत, अलग अलग आ रहा है। पर पहले ऑप्शन में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट कैसा है? राइट, करेक्ट आंसर है राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला O2 का O2 माइनस आयन में परिवर्तन होते समय, O2 का O2 माइनस में परिवर्तन होते समय मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करा है इसने? गेन होते समय निम्नलिखित कक्षकों में से किस में इलेक्ट्रॉन जाता है? किस में इलेक्ट्रॉन जाता है? अगर बेटा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है 16, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 17। कितने हो रहे हैं? 17। तो 17 फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ट्रिक तैयार करना पड़ेगा। ट्रिक हो जाएगा बाबा, ट्रिक क्या हो जाएगी? बाबा बी 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 ए ए ए। क्लियर है? 17 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें। यहां 16 है, यहां कितने हो जाएंगे? 17। 17 इलेक्ट्रॉन भरना ही हो जाएगा। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17, 15 16 17। तो ये पहुंचे कहां पर है? ये पहुंचे पाई ऑर्बिटल में। किसमें पहुंचे? ये पाई ऑर्बिटल में। किसमें पहुंचे? ये पाई ऑर्बिटल में। और पाई ऑर्बिटल में भी कौन सा ऑप्शन आपको दिया? पाई स्टार ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग में गए, तो एंटी बॉन्डिंग में जाने के कारण ऊपर क्या लग जाएगा? स्टार। आपका आंसर बन जाएगा पाई स्टार ऑर्बिटल। अगर ये एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया होता तो यहां स्टार नहीं लगता, क्योंकि बॉन्डिंग को स्टार से शो नहीं करते हैं, पर एंटी बॉन्डिंग को स्टार से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उन स्पीसीज की कुल संख्या जिनमें केंद्रीय परमाणु के 72 कोष में उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कौन है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? अगर मैं इसकी बात करूं, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5, नाइट्रोजन के पास 5, और हाइड्रोजन से कितने मिलेंगे? 3, 5 3 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में होते हैं कितने? 3, और क्लोरीन भी कितनी? 3, 3 और 3 6, यहां 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकंड, नेक्स्ट BeCl2 की बात करते हैं। बेरिलियम के पास होते हैं 2, क्लोरीन के पास हो जाएंगे 2, 2 और 2 हो जाएंगे 4, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, क्लोरीन भी कितनी है? 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8, हाँ यहां 8 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के पास कितने हो जाएंगे? 5, क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? 5, 5 और 5 10, यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, और हमसे पूछा था 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके पास तो 8 से ज्यादा है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। कितने एलिमेंट्स? 1 2 3, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु के लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम है।
आणविक कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम है, नाइट्रोजन के लिए आणविक कक्षा की ऊर्जा का सही क्रम है, इसके लिए हमें ट्रिक तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा? ट्रिक देखेंगे बेटा। अगर नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन की अगर बात करेगा मान लो, तो हमें 14 से कम वाला चेक करना पड़ेगा। तो 14 से कम वाले पर जैसे ही हम जाएंगे तो ट्रिक होती है बाबा बी 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 ए। अब इनके नाम देना पड़ेगा। नाम क्या नाम होंगे? तो नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, इसका हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हो जाएगा पाई 2py, पाई 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, ये हो जाएगा पाई स्टार 2pz, ये हो जाएगा सिग्मा 2px, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px। तो बात करते हैं नाइट्रोजन की, बात करेंगे नाइट्रोजन अणु। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 14। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 14। भरते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑप्शन चेक करते हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा सबसे ऊपर वाले की होगी, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन काय में गया? 2px में। काय में गया? 2px में, 2px, सिग्मा 2px में। और सिग्मा 2px के बाद इनकी ऊर्जा कैसी होती है? समान। इनकी ऊर्जा कैसी होती है? समान। हम इसको 2px नाम दे सकते हैं, 2pz नाम दे सकते हैं, नाम तो हमारे ऊपर है। अगर मैं इसका नाम ऐसे भी दे सकता था पाई 2px, इसका नाम दे सकता था पाई 2px, इसका नाम हो जाता पाई 2p, पाई 2py, और इसका नाम हो जाता था पाई 2pz। इसके अनुसार अगर मैं देखूं तो लास्ट ऑप्शन, लास्ट में काय में जा रहा है? पाई 2pz में। चेक करना, पाई 2pz में यहां सिग्मा स्टार 2pz है, सॉरी सिग्मा 2pz, यहां सिग्मा स्टार 2pz है, यहां सिग्मा 2pz है। पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिग्मा 1s में, दूसरा जा रहा है सिग्मा स्टार 1s में, तीसरा जा रहा है सिग्मा 2s में, चौथा जा रहा है सिग्मा स्टार 2s में, फिर जा रहा है पाई 2px में, फिर जा रहा है पाई 2py में, फिर जा रहा है सिग्मा 2pz में, सिग्मा 2pz में। इनकी ऊर्जा हो जाएगी पाई 2px या पाई 2py, इनकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी? समान। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कैसा है? राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? आपको यह चेक करना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है C2 अणु के दो पतित p आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा लिखा है H2 प्लस आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H2 प्लस आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये स्टेटमेंट तो कैसा है? सही है। O2 प्लस आयन प्रतिचुंबकीय होता है। O2 प्लस आयन प्रतिचुंबकीय होता है, स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। O2 प्लस आयन प्रतिचुंबकीय होता है। आबंध कोटि O2 प्लस O2, O2 माइनस और O2 2 माइनस में क्रमशः बॉन्ड ऑर्डर दिया है। यहां हो जाएगा 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, मतलब ये जाएगा 2.5, 8 दूनी 16 का हो जाएगा 2, 8 दूनी 16 और 1 17 का हो जाएगा 1.5 और 8 दूनी 16 और 2 18 का हो जाएगा 1। मतलब ये स्टेटमेंट तो कैसा है? सही है। ये स्टेटमेंट भी कैसा है? सही है। ये स्टेटमेंट भी कैसा है? सही है। इस स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये बोल क्या रहा है। क्लियर है? तो O2 प्लस आयन प्रतिचुंबकीय होता है। O2 प्लस आयन 8 दूनी 16 में 1 कम करेंगे तो 15, कितना जाएगा? 15। और 15 को जब हम भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा? अनपेयर्ड। 1 इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा? अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड आने के कारण ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। अनपेयर्ड आने के कारण ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। पर यहां क्या लिखा गया? प्रतिचुंबकीय। और हमें क्या चेक करना था? कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा?
किसमें एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा, मतलब लॉन पेयर प्रतिकर्षण किसमें ज्यादा होगा। तो जिसमें लॉन पेयर की संख्या ज्यादा होगी उसमें लॉन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। चेक करते हैं, यहां आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, खर्च कितने हो जाएंगे 5, इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, मतलब यहां लॉन पेयर कितने हैं 1 लॉन पेयर। यहां सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, खर्च कितने हो जाएंगे 4, बचेंगे इलेक्ट्रॉन कितने 2, मतलब यहां भी कितने लॉन पेयर 1 लॉन पेयर। जिनॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, खर्च कितने हो जाएंगे 2, इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6, मतलब कितने लॉन पेयर 3 लॉन पेयर। यहां कितने लॉन पेयर है 3। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, खर्च कितने हो जाएंगे 3, बचेंगे कितने 4, मतलब कितने लॉन पेयर बचेंगे 2। तो हमारा आंसर बन जाएगा बेटा 3 लॉन पेयर, मतलब XCF2। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा C, क्योंकि हमसे पूछा गया था अधिकतम प्रतिकर्षण। अधिकतम प्रतिकर्षण कब होगा, जब लॉन पेयर अधिक होगा। क्योंकि प्रतिकर्षण के क्रम की अगर बात करते हैं, प्रतिकर्षण के क्रम की अगर बात करते हैं तो ये होता है लॉन पेयर ग्रेटर देन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है। और एक लॉन पेयर के आ जाने के कारण, एक लॉन पेयर के आ जाने के कारण जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो 2 से 2.5 डिग्री क्या हो जाता है कम, 2 से 2.5 डिग्री क्या हो जाता है कम। एक लॉन पेयर के आ जाने के कारण बॉन्ड एंगल 2 से 2.5 डिग्री क्या हो जाता है कम। आपका राइट आंसर बनेगा इसका सी। क्या बनेगा बेटा सी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों आपके केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डेट पर।